मेरी वॉइस जा रही है? कशिश, निरंजन, सेजल, श्वेता, स्नेहा, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करो कि प्लांट फिजियोलॉजी जो पूरी यूनिट है वहां से अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 क्वेश्चन का रेंज रहता है और एवरेज देखे तो 7 MCQs फ्रॉम 5 चैप्टर। ठीक है, और एक्सपेक्टेड देखे तो 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा 2021 में। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चन एमसीक्यूज में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चन ही रहेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब एडर 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का कंपटीशन हमारा यहाँ से रहेगा। ओके, चलो हम पहले ये वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। You know that we need a water pump to lift water at top of the building, but how does plant lift the water from soil up to canopy without any pump? तो पूरा हमें यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टी और जाइलम में उसका फ्लो, रूट प्रेशर, जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी वो सब हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। Plant obtains varieties of substance like water, minerals, nutrient, food, and gases like oxygen and carbon dioxide from its surroundings. Okay. Productivity in plants is mainly affected by the non-availability of water. तो प्लांट की एक्टिविटी के लिए हमें पता है कि अगर हम जीरोफिटिक केस में बात करें तो वहां पे उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर जो हो जाता है दैट इज वाटर। और उसी एडॉप्टेशन के लिए उनके इंटरनल जो म्यूसिलेज का स्टोरेज होता है, म्यूसिलेज का फॉर्मेशन एंड म्यूसिलेज का स्टोरेज हो जाता है, स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, एंड लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं, लेकिन उनको वाटर तो चाहिए। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट वहां पे वाटर हो जाता है। और अगर किसी भी हम इसे ग्रास लैंड या अब ट्रॉपिकल में तो लिमिटेड अमाउंट नहीं रहेगा, फिर भी ग्रासलैंड वगैरह एरिया में हम बात करें तो वहां पे लिमिटेड अमाउंट हो जाएगा वेदर के साइड साथ साथ। जैसे हम देखें तो समर के सीजन में हमें अलग तरीके की एक ग्रीनरी दिखती है, अफेक्टेड दिखती है, और जब स्प्रिंग सीजन रहता है तो हमें एक अलग तरीके की ग्रीनरी अपने एनवायरमेंट में दिखती है। ठीक है, रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में तो हमें डिफरेंट टाइप का दिखता है। इट मीन्स कि वहां पे वाटर का इम्पैक्ट है और अफेक्ट हो रहा है उससे। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट मेनली अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, छोटे से प्लांट का एक्सपेरिमेंट देखो, आप उसको फ्लावर पॉट में लगाओ और उसको वाटरिंग नहीं प्रॉपर किया जाए तो उसका वहां पे ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज कंसिडर एज एलेक्सर ऑफ लाइफ। एलेक्सर ऑफ लाइफ मीन्स जैसे कोई मैजिकल सब्सटेंस हो, कोई मेडिसिनल एक वरदान की तरह। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर तो है ही। ये पूरा हम लोग वाटर के बारे में देखे हुए हैं सारी चीजें। वाटर कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ मोस्ट प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज। वाटर इंटरनल बॉडी के बारे में बात करें तो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने देखा, वो भी फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वाटर में। तो वाटर ओरिजिन से लेके मेटाबॉलिज्म तक लेके प्रोटोप्लास्ट का हम देखें, या हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है, या प्लांट में हम देखें ट्रांसपोर्टेशन को, तो हर जगह वाटर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो वाटर हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप। अब टर्गर प्रेशर याद है? टर्गर प्रेशर क्या था? व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टीपी कौन सा, चलो अभी बस इतना बताओ, कौन सा वाटर कंटेंट ऑर्गेनल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? टर्जिडिटी ऑफ सेल
प्लांट सेल में टर्जिडिटी ऑफ सेल डिफाइन करती है सेल के स्ट्रक्चर शेप को, शेप कैसा होगा उसको डिफाइन करती है टर्जिडिटी। टर्गर प्रेशर में मेनली कौन सा वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? सेंट्रल वैक्यूल, याद है? सेंट्रल वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। मेरी आवाज तो जा रही है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? गुड, टोनोप्लास्ट। सेंट्रल वैक्यूल का लिक्विड, व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड? टोनोप्लास्ट करेक्ट है कशिश। सेल सैप, सेल सैप इज लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, करेक्ट, ठीक है। तो सेल सैप हम लोग को पता है कि जो प्लांट सेल वॉल की प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल हम फीचर देखें तो वहां पे एक सेल वॉल है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल की कितनी टाइप्स होती है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में प्राइमरी एक्सपेंड हो सकती है, प्राइमरी अपने मतलब लेयर को चेंज कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी होगी तो वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद शेल अपना शेप नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर की तरफ जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा, यार हट, ठीक है। तो जब सेंट्रल वैक्यूल के पूरे लिक्विड पोर्शन उसका फिल हो जाता है तो एक प्लांट सेल अपनी टर्जिड कंडीशन में होती है, फुल्ली टर्जिड होती है, मतलब मैक्स टू मैक्स जितनी वो स्वैलअप हो सकती है वो वहां पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड टर्जिड प्रेशर हम जब पढ़ते हैं हम लोग, एक टर्म था डिफ्यूजन, डीपीडी। टर्गर प्रेशर इज द फोर्स विच pushes द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल की वॉल टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन उस प्रेशर को लगाएगी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से वो सेल वॉल पे जाएगा, तो सेल वॉल एक प्रेशर अंदर की तरफ लगा रहा होगा, उसके अपोजिट में होगा। और डीपीडी की बात करें, याद आ रहा है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी जो ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फ्लो लेस, लो डीपीडी से हाई हाई डीपीडी मूवमेंट होता था। चलो उन सब पे एक एक करके आएंगे तो तुम लोग को वो रिकॉल होगा। तो उस केस में ओपी माइनस टीपी होता था, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। देखेंगे वो सब वन बाय वन, रिटर्न आते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। तो टर्जिडिटी से इतना हम चले गए थे। एंड शेप इट शोज following properties due to which it has great biological importance. Properties of water, okay, it is in the liquid form at room temperature and it is the best solvent for most of the solutes। एक aqueous solution केमिकल रिएक्शंस के लिए आप लेबोरेटरी में भी जब एक्वस सॉल्यूशन उसका यूज करते हो तो एनहाइड्रस की कंपैरिजन में एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर ऐड करके, तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में है और मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट को ये डिसॉल्व करता है, तो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट when in pure form। Due to this, water is best transporting medium for dissolved minerals and food molecules। अब किसी को वाटर पोटेंशियल याद है? व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? अच्छा रुक जाओ बेटा, थोड़ा वेट करते हैं, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। Due to this, water is best transporting medium for dissolved minerals and food molecules। अब यहाँ पे किस प्रॉपर्टी की बात की? बेस्ट द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ठीक है। सॉल्वेंट अच्छा है, एक अच्छा सॉल्वेंट क्या है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर ले, जो अधिक सॉल्यूट्स के लिए कंपेटिबिलिटी शो करे, ठीक है, एक गुड सॉल्वेंट है वाटर।
ड्यू टू दिस वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में भी वो रोल प्ले कर रहे हैं। इट इज बेस्ट एक्वस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। इसलिए साइटोप्लाज्म में कह लो या प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, वहां पे वाटर प्रेजेंट है। तो एक बेस्ड मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वहां पे जितना मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है उसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। इट इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, पता है ये। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट किसी चीज का क्या होता है बेटा? वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? आई थिंक 4000 समथिंग ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 4000, और आइस कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली 2000 समथिंग रहती है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये चीज कहीं। तो 4000 समथिंग जूल पर केजी जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो उसको बहुत रेजिस्ट करती है। मींस स्पेसिफिक हीट एक्चुअली क्या होता है ना, कोई बताएगा क्या मुझे अनम्यूट होके स्पेसिफिक हीट क्या है? चलो, जो मैं बता रही हूँ उसको उसके साथ एग्री होना तो ठीक, नहीं होना तो मुझे बताना, तुम लोग अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग। आई थिंक स्पेसिफिक हीट वो होती थी कि जो एक अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करे, मतलब बिफोर द चेंज इन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर में चेंज आने के 1 डिग्री का जो चेंज होता है उस चेंज के पहले वो कितना अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है, तब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा हो उसके बाद, तो दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर द पर्टिकुलर सब्सटेंस। 1 kg मास ऑफ 1 kg या 1 ग्राम होगा, देखना एक बार चेक कर लेना, जैसा मैंने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। आई थिंक 1 ग्राम में मेजर किया जाता था, तो देख लेना तुम लोग एक बार। तो जो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो गया, एक एक हीट, एक सब्सटेंस अपने को अपना एंटायर टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, मतलब बिफोर द राइजिंग इन 1 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया उसने। तो ये उसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी हो सकती है कि उसको इस तरीके से समझो तुम कि उससे उस टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत देर के बाद में दिखेगा, जस्ट बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, बहुत सारा हीट उसने एब्जॉर्ब किया। तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आई थिंक वाटर का अप्रोक्सीमेटली 4000 जूल पर केजी जो रहता है उसका फॉर्मूला वो रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, और आइस का जहां तक मुझे याद है अप्रोक्सीमेटली 2000 रहता है। तो एकदम हीट स्पेसिफिक है, हाई स्पेसिफिक हीट हो गई इसकी तो बहुत ज्यादा। और ये तुम देखोगे अपना जो मेटल वगैरह में इनका 400 700 इस रेंज में रहता है, ठीक। एंड हाई, नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाबा रे, बड़े कॉन्सेप्ट है इसमें तो। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया? मीन्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी इंटरनल इंथैल्पी वगैरह इसमें आएगी, ठीक है। तो वो उसमें कितना कितना एब्जॉर्ब करने के बाद वो चेंज हो रहा है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature from 14.6 is called as specific heat for whole mass. Specific heat is defined as the amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram of a substance 1 degree Celsius. करेक्ट है, मैं जो बोल रही वही ये सब बातें है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का अपना इतना हीट का एब्जॉर्प्शन जिसके बाद उसका टेम्परेचर का इफेक्ट उसमें 1 डिग्री सेल्सियस को राइज कर दे, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली 4000 तक जूल पर केजी हीट है इसका। अगर एब्जॉर्प्शन हीट है वाटर का, तो इट मीन्स कि इसमें बहुत अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, इसलिए वो बहुत एक सराउंडिंग में जैसे कहीं पे ऐसे सिस्टम में बफर की तरह वर्क भी करता है ये, जैसे लिखा भी है नीचे थर्मल बफर। तो कोई कूलिंग है तो वहां पे भी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, कहीं बहुत ज्यादा हीट है तो वहां पे भी वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, तो एक प्रॉपर बफर की तरह भी रोल प्ले करेगा। तो हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, जस्ट जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट राइज इन टेम्परेचर है, वेपराइजेशन हो जाएगा कि एक लिक्विड है, लिक्विड से वेपर गैसेस स्टेज में कन्वर्जन के लिए उसको कितना हीट लग रहा है, तो हाई हीट रिक्वायरमेंट है उसको चेंजिंग होने में।
एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? फ्यूजन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? आई थिंक फ्यूजन यहाँ पे एडेरेंस के लिए यूज कर रहा होगा, एडेरेंस कोहेजन के लिए यूज कर रहा होगा। मीन्स फ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसमें चेंज दो स्टेज के बीच में आई थिंक फ्यूज होने में जो चेंज होता है दैट एनर्जी, हाँ, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? बताओ भाई तुम लोग। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, लिक्विड मेल्ट होके तो फिर वेपराइजेशन में ही जाएगा। सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। ओके, तो एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू दिस इट एक्ट एज, मतलब तीनों प्रॉपर्टी देख लेना, हाई हीट ऑफ फ्यूजन को देख लेना। आई थिंक सॉलिड से लिक्विड आने में तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन मेरे को समझ में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड वाला आई डोंट गेट। ठीक, आइस वाले एरिया से आइस फॉर्म में जो वाटर रहता है, मे बी उस प्रॉपर्टी को ये ले रहा हो। तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू दिस इट एक्ट्स एज, ये सारी चीजें इंथैल्पी पे वर्क करती है, इतना तो मुझे अच्छे से याद है। इंटरनल एनर्जी उनके अंदर कितनी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना वो ले रहे हैं, उसके बाद वो अपने स्टेट को चेंजेस करते हैं, उससे रिलेटेड है। ड्यू टू दिस इट एक्ट एज ए थर्मल बफर। थर्मल बफर इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। थर्मल बफर मीन्स टेम्परेचर के अफेक्ट को बफरिंग करना, ठीक है। तो ये जो इतनी इसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट, वेपराइजेशन, हाई हीट, हाई है, सारी चीजें, इससे वो क्या है, एक प्रॉपर सराउंडिंग में जहाँ पे उसमें रिएक्शंस होगा तो वो प्रॉपर बफर की तरह वर्क करेगा। मतलब ज्यादा राइज इन टेम्परेचर है तो भी वो उसको सिस्टम को मेंटेन रखेगा। अदर सब्सटेंस अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाद में होगा। बहुत टेम्परेचर लो है तो भी वो सिस्टम को मेंटेन रखेगा, और अदर सब्सटेंसेस जो उसमें रिएक्शंस कर रहे हैं उस पे उस टेम्परेचर का इफेक्ट बाद में पड़ेगा। तो वाटर इज अ वेरी गुड थर्मल बफर। These various properties are due to hydrogen bonds between the water molecules. आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता ही होगा आप सबको। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? वेरी गुड, क्वेश्चन भी पूछ लिया। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन? बेटा ये सब क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका शॉर्ट नोट्स लिख लेना तुम लोग, मैं भी देख लूंगी एक बार प्रॉपर। हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मैं यहीं पे चेक कर। द मोस्ट कॉमन इज सॉलिड आइस टर्निंग इनटू लिक्विड वाटर। देखो वही बात है, ठीक है। आइस फॉर्म से वाटर को, वाटर में चेंज होने में, लिक्विड में जो चेंज होने में उसको हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। करेक्ट। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। व्हाट आर एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस? वो जो बॉक्स है, क्यूरियोसिटी बॉक्स, वहां पे भी दिया हुआ है आपको, और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा मुझे? जैसे कोई सब्सटेंस है A1, A2, A3, A4, ठीक, B1, B2, B3, B4। तो साइंस में एडेशन वर्ड ए जब बी से फ्यूज होगा, ए बी के साथ जब ज्वाइंट होगा, दैट इज एडेशन। एंड बी बी में सारे B1, B2, B3 आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं, दैट प्रॉपर्टीज इज कोहेजन। एम आई राइट? और ए सारे आपस में मिल रहे हैं तो दैट इज एडेशन। तो वाटर के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी हाई होती है, हाईली एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिवनेस, एडेसिवनेस, क्लियर है बेटा? तो वाटर वाटर जो एक दूसरे, जो नदी का पानी बह क्यों रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और जो वो तुम्हारा पूरा जाइलम में वो ट्रांसपोर्टेशन शो करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एडेशन प्रॉपर्टी।
तो एडेशन और कोहेजन दोनों का पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी जो वाटर प्लांट का रिलेशनशिप हम देखेंगे उसमें। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Due to high surface tension and high adhesive and cohesive force, it can easily rise in the capillaries. Capillaries action को show करेगा just because of high adhesive property. ठीक है, adhesion high रहेगा तो वो जिस surface से उसको capillary action show करना है, जैसे जैसे suppose xylem में वो ऊपर transport कर रहा है, तो वो वहां पे उसकी वॉल से एडेसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, और रूट प्रेशर या जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है, प्रेशर वगैरह डीपीडी वगैरह से जैसे उसमें प्रेशर जनरेट होगा तो वो उसके थ्रू, और एक कौन सा प्रेशर था जो पुलिंग का वर्क करेगा अपर साइड से ट्रांसपिरेशन के फिनोमेना से रिलेट होके। तो इन सारे प्रोसेस, इन सारे प्रेशर में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट इज वाटर एडिशन एंड कोहेसन। आपस में वाटर मॉलिक्यूल का कोहेसिव प्रॉपर्टी एंड अदर मॉलिक्यूल से, अदर सरफेस से उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसमें तो आई थिंक किसी को कोई ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। Due to high surface tension and high adhesive and cohesive forces, it can easily rise in the capillaries. It is therefore a significant molecule that connects physical world with biological process. तो दोनों में एक मीडियम की तरह वर्क कर रहा है ये। और हम लोगों ने और भी चीजें देखी थी वहां पे, ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, डिफ्यूजन देखा था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सारे पैरामीटर्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि किस तरीके से वाटर रिक्वायर्ड है और उस मीडियम में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज के लेक्चर में मैंने, हाँ, आज के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे रूट के रीजन से, उसका आंसर इसी लेक्चर में मिल भी रहा है। वेरी गुड, क्या कोइंसिडेंस अच्छा हो जाता है तुम लोग के साथ। Root is the main organ of water and mineral absorption. In terrestrial plants absorb water in the form of liquid from the soil. However, epiphytic plant like orchid, क्या coincidence है, देखो आज के लेक्चर में orchid भी है, absorb water vapors from air with the help of epiphytic roots having a special tissue called velamen. इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। एरियल रूट्स होती है एक्चुअली, हवा में जो रूट्स निकलती है ना, दैट इज एरियल रूट्स। तो एरियल रूट्स होती है ऑर्चिड में। टिपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन। इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल सेल, एपिब्लेमा सेल फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। लिटरली मैंने ये पोर्शन देखा होता ना तो मैं इसे अभी पढ़ा भी नहीं रही होती। आज मैंने यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक। तो रूट हेयर की प्रॉपर्टी मैंने पूछी थी, रूट हेयर कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। एपिडर्मल लेयर की कुछ सेल इलांगेट होती हैं, रूट हेयर को फॉर्म होती है, जोन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सबसे आउटर साइड में टिप की तरफ रूट कैप होगा जो कि प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगा, फॉलोड बाय द मेरिस्टेमेटिक जोन। वहां पे वो सेल होंगी जो सेल डिवाइड कर सकती हैं, एंड मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड की हुई सेल जो इलोंगेट होंगी, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट होंगी, इलोंगेट होंगी, वो जोन ऑफ इलोंगेशन में प्रेजेंट होंगी। एंड देन जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, एंड दीज रूट हेयर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? और यही रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, तो वहां पे आपको फंगल एसोसिएशन दिखता है, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में माइकोराइजा आज देखे हम लोग, ठीक है। इसमें तो आई थिंक कुछ बताना नहीं है, ये तो चला गया प्लांट मॉर्फोलॉजी में। नाउ रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन, इमेज क्लियर। A structure of root hair. A root hair, mitochondria, cell membrane, cell wall, cytoplasm, vacuole, nucleus, root epithelial cell। कुछ इसमें बताने वाली चीज है नहीं बेटा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है। स्टेम पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, और हम उसको रूट हेयर से कंपेयर करते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम? एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ, स्टेम, स्टेम,
ट्राइकोम, करेक्ट। ठीक है, तो ट्राइकोम फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, ट्राइकोम यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होता है। अगर रूट हेयर एंड ट्राइकोम में कंपैरिजन आता है तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कंपैरिजन करते हैं, और उसका फंक्शन जस्ट वो बेटा जो एयर ब्लो करती है उसको मेंटेन करने में, एंड अगर ट्राइकोम की साइज ठीक है और वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। एक हेयरी लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑल्सो, विंड का फ्लो मेंटेन करने में उसका इफेक्ट जो प्लांट पे पड़ रहा है उससे उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। तो फर्स्ट फेज में तो आई थिंक बेटा ऐसा कुछ था नहीं। सेकंड फेज में एक ही पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, वही जो पीछे इमेज है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिब्लेमा सेल। ईच root hair may be approximately 1 to 10 mm long and tube-like structure. It is colorless, unbranched, short-lived, ephemeral, and very delicate. It has a large central vacuole surrounded by thin film of cytoplasm, plasma membrane, and thin cell wall, which is two-layered. Outer layer is composed of pectin, and inner layer is made up of cellulose. Cell wall is freely permeable, but plasma membrane is selectively permeable. बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना बेटा इसमें, याद आ रहा है कुछ? एम्बिप्सन, एम्बिप्सन याद आ रहा है? जो फ्लो ऑफ मटेरियल, वाटर का फ्लो था, क्या फॉलो करता था वो? जब वाटर एब्जॉर्ब होता था तो पहला रिएक्शन क्या होता था? इम्बिप्सन, एंड देन वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद इम्बिप्सन होता था, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, देन हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो सकता था? एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट होगा तो वाया सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर से पाथवे को फॉलो करेगा। सिम्प्लास्ट होगा तो वाया साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। फिर वहां पे डीपीडी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। चलो ठीक है, वो सब जैसे जैसे आएगा तब हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर की बात की गई। और ये सारा रूट हेयर से ही एब्जॉर्प्शन होगा, तो इम्बिप्सन प्रोसेस से ही स्टार्टिंग होगी। इम्बिप्सन क्या था? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन था, ठीक है, जहाँ पे ड्राई सरफेस जो था वो इम्बिबेंट लिक्विड की तरह एक्ट करता था। वहां पे लिक्विड एब्जॉर्ब होता था और उसका साइज और शेप एक लेवल तक वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड करेगा और वहां पे स्वेलअप हो जाएगा, वो सरफेस उसका स्वेलअप हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन और प्रोसेस उस पर एक्ट करेगी, उसके उसमें कैपिलरी एक्शन जनरेट हो जाएगा। और फ्रॉम, अब लेयर याद करो, तो एपिडर्मिस से रूट के अंदर आ जाए तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ से होते हुए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर कहीं जाके वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, याद है किस लेयर में होगा? एंडोडर्मिस में। तो वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे पूरी रिकॉल होनी है, क्लियर? तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर हो गया आपका। Water available to roots for absorption. Plants absorb water from the rhizosphere, the microenvironment surrounding the root. Sphere से याद कर लेना बेटा, rhizosphere. कैस्पेरियन स्ट्रिप तक जाएगा तब तो बेटा सिम्प्लास्टी होगा ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सिम्प्लास्ट, करेक्ट है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर, मतलब छोटा सा वो एटमॉस्फेयर जो रूट के सराउंडिंग में है, वो इकोसिस्टम जो रूट के सराउंडिंग में है। तो माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल अकर्स एज ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर पूरे दे दिए यहाँ पे। वाटर percolates deep due to gravity
in the soil is called gravitational water. एक soil की layer पे भी lecture लेंगे, अभी हम लोग ecosystem में कहीं ना कहीं आ जाएगा. Soil is called gravitational water. This is not available to plant for absorption. Fine soil particles imbibe, देखो imbibition, absorb water and hold it. Fine soil particle imbibe, absorb and water and hold it. और यही वो water होगा जो कि available रहेगा. Gravitational water तो drinking water या ground water में चला जाता है. This is called hygroscopic water. Roots cannot absorb it. Water present in it from form of hydrated oxide of silicon aluminium, is called combined water. It is also not available to plant for absorption. Some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particles due to capillary. This is called capillary water that is available for absorption. Okay. अच्छा, ये सब तो होल्ड किया हुआ है वाटर को, तो वो सारे अवेलेबल नहीं रहेंगे. कैपिलरी वाटर, जस्ट एक चार्ट बना लेना यहाँ से. दैट इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन. तो ग्रेविटेशनल वाटर तो सबसे अलग हो गया. हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड वाटर, ये सब आपका जो नियर बाय सॉइल में प्रेजेंट है, उसमें कैपिलरी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगा. कहाँ रहेगा वो? सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स. हर एक सॉइल पार्टिकल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो भी अवेलेबल नहीं होगा. इनके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, दैट वाटर इज कैपिलरी. अब ये देखो, अगर सॉइल के बीच में बात करें हम और वाटर के मूवमेंट को देखें, वाटर पोटेंशियल की वजह से मूव करता है. ठीक है, वाटर की जो अपनी एनर्जी है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल किससे डिनोट करते थे? इसको साई डब्ल्यू से. उसकी वजह से वाटर मूव करेगा, तो एक कैपिलरी एक्शन जनरेट होगा इन सॉइल पार्टिकल के बीच से, और वो वाटर अवेलेबल रहेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन. रूट उसको एब्जॉर्ब करेंगे. साई, साई डब्ल्यू. वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट था? वाटर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल पे. सही बता रहे ना हम? इसमें निगेटिव कौन सा था?